तो बच्चों, जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा और जाना, आई होप आपको वो सब कुछ क्लियर है। तो अब हम पार्ट 2 में पढ़ते हैं और चलो शुरू करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण का दैत्य व्यवहार। देख लीजिए, अब आपको समझ आ गया कि इनका दो तरीके के व्यवहार है। या तो ये तारंगों जैसा व्यवहार करते हैं जिससे विवर्तन, व्यक्तीकरण ये सब समझाया जाता है, या फिर ये बात करते हैं कणों की तरह, यानी कि जिनसे हमें डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बारे में समझाया गया है। इसके बाद अब एक उदाहरण है हमारे पास जिसमें हमें बोला गया है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति वाला विकिरण के 1 मोल फोटोन है, उनकी ऊर्जा बतानी है। 1 मोल की ऊर्जा बतानी है हमें, ठीक है। तो एक सिंगल फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी? एक सिंगल फोटोन की ऊर्जा हम निकालेंगे E = h न्यू से। h की वैल्यू ये है और न्यू की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, तो एक से एक सिंगल फोटोन की ऊर्जा निकल आएगी, ये रही। अब एक फोटोन की ऊर्जा इतनी है, तो जाहिर सी बात है 1 मोल फोटोन की कितनी होगी? इनटू Na जो है आपका 6.022 × 10⁻23 मोल। इससे आपका आंसर आ गया 199.51 किलो जूल पर मोल। अगला उदाहरण है 100 वोल्ट का एक बल्ब 400 नैनोमीटर वाली तरंग दैर्घ्य का अभिकरण प्रकाश उत्सर्जित करता है। मतलब 100 वोल्ट आपको दिया गया है और उससे जो प्रकाश निकला है वो है 400 नैनोमीटर का। बल्ब द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या बतानी है। मतलब आपको बताना है कि 1 सेकंड पर सेकंड में बल्ब द्वारा कितने फोटोन निकले। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम बताएंगे कि 400 नैनोमीटर से हम निकालेंगे क्या? इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, हम आवृत्ति निकाल लेंगे। उसके बाद हम आवृत्ति निकाल के एनर्जी निकाल देंगे। अब हमारे पास आ गई है एनर्जी कितनी? हमारे पास आ गई है एनर्जी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ 100 वोल्ट दिया हुआ है। 100 वोल्ट से हमारे पास आ जाती है एनर्जी कितनी? टोटल जो दी गई है। कुछ नहीं करना है, हमें बस इसको डिवाइड करना है और हमारे पास आ जाएंगे कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। सबसे पहले हमने 1 फोटोन की ऊर्जा निकाली है इन्होंने। 1 फोटोन की ऊर्जा आ गई आपकी कितनी? 1 फोटोन की आ गई आपकी ऊर्जा इतनी। अब इसको सीधा 100 से डिवाइड कर दो, आपके पास आ गया टोटल इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं जी जो इसमें निकलेंगे बाहर, जो निष्कासित हो जाएंगे। फिर हम आते हैं तीसरे उदाहरण की तरफ। तीसरा उदाहरण है जब 300 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का विकिरण सोडियम धातु की सतह पर टकराता है तो इतना मोल ऊर्जा आती है। लेकिन सोडियम के इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा आवश्यक है? कितनी हमें चाहिए? हमें W0 निकालना है, ठीक है। W0 निकालना है, हमें लैम्डा दिया है, इससे हम निकाल सकते हैं न्यू। आवृत्ति आ जाएगी, इससे आवृत्ति आ जाएगी तो हम उसको वो वाले फॉर्मूला में डालेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले में डाल देंगे हम और हमारे पास में ना आंसर आ जाएगा। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया हुआ है? इन्होंने सबसे पहले इसमें एनर्जी निकाली है, h न्यू निकाल दिया है, जो मैंने आपको बताया एनर्जी। h न्यू आ गया, हमने एक मोल की h न्यू निकाल ली। फिर हमने बोला कि सोडियम में 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निष्कासन करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो हमारे पास ये है कितनी? इसको माइनस, ये जो मैंने अभी आपको दिया, ये यहाँ पे माइनस करके W0 निकाल दिया इन्होंने, W0, ठीक है। तो W0 ये रहा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक और उदाहरण है, ये रहा आपका W, और वो भी आ गया आपका लैम्डा भी दे दिया इन्होंने, जबकि लैम्डा निकालना नहीं था पर इन्होंने निकाल दिया। इसके बाद उदाहरण में दिया गया है किसी धातु को दहली आवृत्ति इतना दी गई है, दहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यदि उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति इतनी है तो हमें बताना है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की गणना क्या होगी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। फिर से वही है काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू, तुम्हें दिया हुआ है h0 और दिया हुआ है h दोनों दिया हुआ है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, h होता है आपका
ठीक है, और न्यू इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया, ये रहा, और न्यू नॉट भी इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया। सीधा सीधा एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन प्रैक्टिस के साथ आ जाएगी। तो ये हो गया आपका 1.988 इंटू 10⁻⁻19। अब हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हम बात करेंगे क्वांटेट इलेक्ट्रॉनिक्स ऊर्जा स्तरों के लिए परमाणिक स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रास की जब हम बात करते हैं तो स्पेक्ट्रा दो तरीके के होते हैं। पहला है आपका यहाँ पे सत स्पेक्ट्रम, जो एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है जिसमें दिखता ही नहीं है। ये अगर आपका यहाँ पे मान लीजिए वायलेट है तो वायलेट के साथ ही यहाँ पे आपका आगे इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज ये साथ शुरू हो जाएगा, आपको ऐसे अलग अलग नहीं दिखेगा, एक साथ होएगा। पहली बात तो हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम कैसे बनते हैं। जब बहुत सारी किरणें एक धातु पर आती हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन पे मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स जब निकलते हैं बाहर और वो एक एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं उससे पहले, है ना। और अगर मान लीजिए हर एक फ्रीक्वेंसी, ये एक फ्रीक्वेंसी है, इसकी भी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, ये एक फ्रीक्वेंसी है, इसकी भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है, तो ऐसे एक स्पेक्ट्रम बनता है जिसे हम बोलते हैं सत स्पेक्ट्रम। और वहीं पे एक दूसरे तरीके का जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको हम कहेंगे रेखांकित स्पेक्ट्रम, यानी कि जिनमें रेखा आती है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रा। उत्सर्जन स्पेक्ट्रा वो बनता है जब एनर्जी जो है वो हम एमिट करते हैं, यानी कि छोड़ते हैं, जब इलेक्ट्रॉन दूर चले जाता है, निष्कासित हो जाता है, निष्कासित। पर अवशोषण स्पेक्ट्रम तब बनता है जब एनर्जी अब्सॉर्ब की जाती है। ये सब हम तरंग दैर्घ्य की वजह से लुप्त उतार सकते हैं और समझते हैं। रेखा स्पेक्ट्रम के बारे में भी यहाँ दिया हुआ है कि कैसे वो स्पेक्ट्रम जिनके बीच में काले स्थान होते हैं उनको हम रेखा स्पेक्ट्रम कहते हैं, यानी कि रेखांकित उत्सर्जित स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, ऐसे स्पेक्ट्रम को रेखा स्पेक्ट्रम एवं परिमाणवीय स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। बट रेखा स्पेक्ट्रम जानना ज़्यादा आसान है तो हम रेखा ही बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इनकी इमेजेस बनाई गई हैं जिससे आप और आसानी से देखिए। ये कंटिन्यूअस है ना, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो हम इसे कहेंगे सत स्पेक्ट्रम। और वहीं पे ये जो है ये हो गए आपके रेखा स्पेक्ट्रम, देखिए लाइंस हैं, ठीक है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सीधा इधर सोडियम। आपको नीचे दिया हुआ है सोडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम और स्कैंडियम। इन सब के अलग अलग स्पेक्ट्रम होंगे। जाहिर सी बात है सबका न्यू नॉट अलग है, ठीक है, न्यू नॉट अलग है, तो सब अलग अमाउंट की एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो अलग अलग स्पेक्ट्रम है। तो इन सब का निर्माण ही बच्चों कैसे हुआ है? इन सब का निर्माण हुआ है जब इनके स्पेक्ट्रम पढ़े गए, जब इनके जो आपके स्पेक्ट्रम थे उनकी खोज की गई और उनकी स्पेक्ट्रोग्राफी की गई। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम जो है बच्चों, उसको स्टडी करके हमने बहुत सारी चीज़ें निकाली है। सबसे पहले हमने बात करी है आपके दैर्घ्य संख्या के बारे में, तारंग संख्या के बारे में, जो है आपका वेव नंबर। इसको हम कैसे, वेव नंबर को हम कैसे दिखाते हैं, 1/λ भी दिखा सकते हैं, 1 में तारंग दैर्घ्य। इसका फॉर्मूला है 109677 अपॉन में, यहाँ देखिए बच्चों, 1/n1² माइनस 1/n2²। अब आप सोचेंगे n1 n2 क्या है, और बाकी सब भी मैं बताती हूँ धीरे धीरे। 109.677 सबसे पहले ये है आपका रिडबर्ग्स कांस्टेंट, और इसे हम r बोलते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए हम इसे 1.09 × 10⁻7 भी यूज़ करते हैं। और अब हम n1 और n2 की बात जब करेंगे तो ये मान लीजिए आपका एटम है, इसका जो पहला शेल है ये n1 हो गया, और जिस शेल से यहाँ पे, जिस कक्षा से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है, यहाँ से आ रहा है मान लीजिए n2, तो ये जब ऐसे आ रहा है तो ये हो गया आपका n2। तो अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ते हैं कि इनके अलग अलग प्रकार, अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जिसमें आते हैं आपके लाइमन, बामर, पैश्चन, ब्रैकेट और फंड। इन क्षेत्रों के ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ना एक न्यूमेरिकल तो इस पे आ ही जाता है और बहुत स्कोरिंग भी है, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जब हम लाइमन की बात करते हैं
तो जो भी आपका फोटोन है या इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है एकलौता, वो किसी भी N2 से फर्स्ट वाले कक्षा में आता है, ठीक है। और इससे जो स्पेक्ट्रा बनता है वो होता है पराबंगनी यानी कि UV वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत आसानी से, मतलब मान लीजिए इवन यहाँ से भी आया अगर इलेक्ट्रॉन तो सीधा 1 पे आ रहा है, इसको हम बोलेंगे लाइमन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बामर पे। बामर जो होता है, बामर में हम कहीं से भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आता है सीधा N2 पे। और बच्चों आप देख लीजिए जो ज़्यादा ऊपर से आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है हमेशा, है ना। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसका कलर ज़्यादा होगा, उसका कलर वायलेट है। इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इसका कलर लाल है। अब इसके बाद हम आते हैं बामर श्रेणी के बाद सीधा पाश्चन। पाश्चन जो है ना, पाश्चन होता है आपका N=3 पे आता है। N जो 1 होता है इसमें हम वो N3 लेंगे। पाश्चन के बाद हमारे पास है ब्रैकेट जिसमें N1 4 होता है और फंड जिसमें N1 5 होता है। फिर हमने यहाँ पे है हमारे पास इससे आगे हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। बोर मॉडल में हम पढ़ते हैं इसके बारे में आगे। अच्छा, ये जो मॉडल है ना ये और भी आयंस के लिए यूज़ हो सकता है जिसमें हाइड्रोजन की तरह एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे Li+ या फिर बेरिलियम 2+। तो हम इसके पॉइंट्स पर आ जाएंगे सीधा। और इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक नाभिक के चारों तरफ निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले वृत्तिकार पथों में घूम सकता है। जो हाइड्रोजन का परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन एक निश्चित उसमें ही घूमता है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समय के साथ नहीं परिवर्तित होती है और ऊर्जा सेम रहती है। नो मैटर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऊर्जा हमेशा सेम रहेगी, एक्सेलरेशन का कोई चक्कर नहीं है। और यहाँ पे बोर ने वो भी क्लियर कर दिया कि ऐसे 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 करके नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन सीधा सिर्फ एक ही जगह घूमता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बताया एनर्जी का अंतर वाली दो स्थायी अवस्थाओं के संक्रमण के समय अवशोषित अथवा उत्सर्जित विकिरण को हम निम्नलिखित रूप में लिख सकते हैं। यानी कि जो अवशोषित विकिरण होता है, जो एनर्जी जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई है या उत्सर्जित जो एमिट हुई है, उसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि वो जो एनर्जी है वो है ये h तो आपको पहले ही सिखा दिया था। तो अब हम बात कर रहे हैं जो उसकी एनर्जी ऊपर वाली अवस्था में थी, ऊपर वाली स्थायी में थी, माइनस नीचे अपॉन में h, ठीक है। इसके बारे में फिर हमें बोर के बारे में और बताया गया है और नीचे हमें लिखा है इलेक्ट्रॉन का कणीय संवेगन क्वांटित होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो पार्टिकल होता है वो क्वांटिक होता है और दी हुई स्थायी अवस्था में से निम्नलिखित चीज़ों के द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि जो वो है आपका जो आपका मोमेंटम यानी कि उसका क्वांटित, उसकी संवेग जो है उसका वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और उसका भी फॉर्मूला दिया हुआ है MeVr। m जो है इसमें वो है इसका द्रव्यमान और v है वेग तथा r जो है वो है इसका त्रिज्या, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और उसका फॉर्मूला है NH/π। इसके बाद हम आते हैं सीधा यहाँ पे कि बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के लिए सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन के लिए स्थायी अवस्थाएं को N1 2 3 के द्वारा दिखाया गया है। इन पूर्णांकों को मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। यहाँ हमारी पहली संख्या बोर मॉडल में ही आ जाती है जो है मुख्य क्वांटम संख्या N = 1 2 3। इनको हम शेल्स बोलते हैं इंग्लिश में और यहाँ पे अभी हम इन्हें स्थायी अवस्था बोल रहे हैं। जब हम उस क्वांटम मॉडल पे जाएंगे तो हम इसको आगे पढ़ेंगे और इनको कक्षा बोलेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा स्थायी अवस्था की त्रिज्या को हम निम्नलिखित रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं जो कि है Rn/में = n² n² जो है इसके अंदर वो है डिपेंडिंग ऑन कौन सी कक्षा है। हाइड्रोजन के केस में सिर्फ एक शेल होता है, सिर्फ एक कक्षा होती है, तो ये 1² रहता है। और जब 1 यूज़ होता है तो जो A0 आता है वो होता है 52.9 पिकोमीटर। पिकोमीटर कितना होता है 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इन्होंने बोला है इलेक्ट्रॉन से संबंधित महत्वपूर्ण गुण स्थायी अवस्था की ऊर्जा है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसकी एनर्जी है। हर शेल की एक एनर्जी होती है और यहाँ वो दी हुई है। यहाँ पे रेडबर्ग
स्थिरांक यूज़ होता है और यहाँ पे उसकी वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमने कैलकुलेट करा है कि पहली कक्षा का स्थिरांक कितना होएगा, पहली कक्षा की एनर्जी कितनी होगी, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 और दूसरी की क्या होगी, -2.18 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है। अब इसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें बात होती है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन एकदम एटम से दूर चले जाता है तो उसका शेल क्या हो जाएगा, उसका n हो जाता है इन्फिनिटी और n इन्फिनिटी पे उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी एनर्जी हो जाएगी 0, ठीक है। इसके अलावा एक और बात जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि अगर आपका ये जो एनर्जी हम निकाल रहे थे यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपकी जो एनर्जी आ रही है वो अगर तो पॉजिटिव है, यानी कि एनर्जी यानी कि ऊर्जा आपने एब्जॉर्ब करी है, बट अगर ये एनर्जी नेगेटिव है तो ऊर्जा आगे दी गई है, ऊर्जा अब नहीं है, ऊर्जा एमिट कर दी गई है, ठीक है। और जब ऊर्जा एमिट होती है तो इलेक्ट्रॉन नीचे आता है और जब ऊर्जा एक्सेप्ट करी जाती है, एब्जॉर्ब करी जाती है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल में जाता है। अब हम आगे बात करेंगे कि हाइड्रोजन जैसे जो अन्य एटम्स है, जैसे हीलियम प्लस, लिथियम 2+ और बेरिलियम 3+ इत्यादि, इनके अंदर हम एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है, सिर्फ Z² ऐड हो गया है क्योंकि हाइड्रोजन में Z 1 था, ठीक है। और रेडियस के लिए नीचे Z ऐड हो गया है क्योंकि इसमें रेडियस है बट पीछे हाइड्रोजन में Z फिर से 1 था। इसके बाद हमने यहाँ पे बात करी है कि इन कक्षाओं में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के वंगों की गणना करने की संभावना है, मतलब हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के अलग अलग वंगों के बारे में, ठीक है। फिर है हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम का व्याख्याय, इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम के बारे में वही सेम फॉर्मूला है जो हमने अभी यूज़ किया था और हम उसी को आगे डालते हैं कि कैसे एनर्जी फ्रॉम फाइनल, जब वो सबसे ऊपर था इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जब एक हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन एक लो एनर्जी लेवल पे आता है तो जो एनर्जी उत्सर्जित होती है उस एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, E फाइनल माइनस E इनिशियल। ये फॉर्मूला भी हमने पीछे सीखा, तो हमने बस एज इट इज़ इसको एक फॉर्मूले में डाल दिया है और हम इसको थोड़ा और आगे लेके जाते हैं, इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे वो पार्ट शुरू होता है जहाँ मैं बोल रही थी स्टार्टिंग में कि बस फॉर्मूला लर्न करो, ऐड करो कैलकुलेशन में, क्योंकि इसके बाद हम बात करेंगे संभावित आवृत्ति की बात, ठीक है। संभावित आवृत्ति जो है उस प्रकाश की जो एमिट होता है या जो उत्सर्जित होता है वो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे, E आ गया है, अब E इज इक्वल टू h न्यू, यहाँ से हम न्यू निकाल लेंगे, ये आ गया आपका न्यू। इसी तरीके से हम तरंग संख्या डालेंगे। अब तरंग संख्या कैसे आएगी, न्यू है हमारे पास, तो आपको ये तो पता है कि अभी आपको बताया है hc इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन न्यू, तो इससे आपके पास ये आ गया और यहाँ से आपके पास इसका भी वेव नंबर यानी कि तरंग संख्या भी आ गई है। अब जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो हम इसको हम अप्लाई करना सीखेंगे, इसका उदाहरण है बहुत सारे। पहले उदाहरण पे आएंगे, हाइड्रोजन परमाणु में N5 दिया हुआ है, अवस्था से N2 पे आया है, यानी कि N1 क्या है, N1 है आपका 5 और N2 है आपका, N फाइनल है आपका 5 और N इनिशियल है आपका 2, ठीक है। तो आपको बस इसको फॉर्मूले में डालना है। उन्होंने आपसे एनर्जी पूछी है और तरंग दैर्घ्य पूछा और आवृत्ति पूछी है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आवृत्ति कैसे निकालोगे। आपके पास फॉर्मूला है, ये रहा, बहुत बार हो गया, डेल्टा E इज इक्वल टू h न्यू, है ना, ये है फॉर्मूला। हमें न्यू निकालना है तो हम सबसे पहले डेल्टा E निकालेंगे। डेल्टा E का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा E का फॉर्मूला ये रहा, इट वाज R इंटू 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस n फाइनल का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे आपका एनर्जी आ गया है, एनर्जी आ गया है आपका। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऐसे निकालेंगे इस फॉर्मूले में डाल के।
फिर जब फ्रीक्वेंसी एक बार आ जाती है तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आज हमने पढ़ा था वो ये था, और हम इसको डाल के वेवलेंथ भी निकाल लेते हैं। नेक्स्ट उदाहरण दिया हुआ है हीलियम प्लस की प्रथम कक्षा से संबंधित ऊर्जा का गुणन करना है हमें, यानी कि उसमें कितनी ऊर्जा है पहली कक्षा में। इसमें आपको अभी फॉर्मूला मैंने दिया है जो कि है R(Z²/n²। यहाँ Z कितना ले लेंगे, Z होगा हाइड्रोजन हीलियम 2, तो यहाँ हो जाएगा 4R/n²। आपको सीधा सीधा R/n² डालना है और आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी इसके आगे है, सबसे पहले वो एनर्जी निकाली और उसके बाद इन्होंने उसको आगे करके उसका रेडियस यानी कि त्रिज्या भी निकाल दिया है। ओके, फिर है बोर मॉडल की भी सीमाएं। हर मॉडल की सीमा है, बोर मॉडल की ये सीमा है सबसे पहले तो कि उसके अंदर उन्होंने बात तो सारी कर ली है लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी रह गई हैं, जैसे कि सूक्ष्म संरचना यानी कि डबलेट के बारे में बात नहीं हुई है, उन्होंने यहाँ पे बात नहीं करी है। दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट्स की जो हम चुंबकीय क्षेत्र में पढ़ते हैं, एक हो गया विपाटन जिसको हम कहते हैं जीमन प्रभाव, और दूसरा हो गया स्पेक्ट्रोमी रेखाएं के विपाटन यानी कि स्टार्क प्रभाव। दोनों की बातें नहीं करी गई हैं चुंबकीय क्षेत्र में भी और विद्युत क्षेत्र में भी। इसके अंत में जो प्रॉब्लम एक आई वो ये थी, इन्होंने भी ये नहीं बताया कि परमाणु से अणु कैसे बनते हैं, ये बात अभी तक हुई ही नहीं है और ये भी एक दिक्कत आई। अब हम आएंगे सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे इंटरेस्टिंग मॉडर्न टॉपिक पे जो आज यूज़ होता है, वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स जो कि है परमाणु के क्वांटम यंत्रिकाओं मॉडल की ओर। ये बहुत स्कोरिंग है क्योंकि मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, बट बहुत आसान क्वेश्चन है। इसकी शुरुआत हुई थी जब बोर मॉडल की कमियों के बाद एक डी ब्रॉगली मॉडल आया जिसने सबसे पहले तो द्रव्य को 2 व्यवहारों में बांधा और उसके बाद हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे द्रव्य को किस तरीके से द्वैत व्यवहार में बांधा गया है, यानी कि लुई डी ब्रॉगली ने कैसे द्रव्यों के 2 बात करे। द्रव्य यानी कि मैटर। अब जैसे कि अभी हमने विकिरणों के 2 पार्ट्स करे थे, विकिरणों के तरंग भाग भी था उनका और कणों का भाग भी था, उसी तरीके से डी ब्रॉगली ने कहा हर मैटर के 2 भाग होते हैं। ठीक है, और इससे उन्होंने क्या इक्वेशन निकाली है, 2 भाग है यानी कि उनका लैम्डा भी है, तारंग भी है और उसका मास भी है। ठीक है, द्रव्यमान भी है, और इससे ये इक्वेशन बनी कि लैम्डा इज इक्वल टू h/m²। ठीक है, और इसके अंदर जो p है वो उसका संवेग यानी कि मोमेंटम है। समझ आई ये बात। अब इसमें एक बहुत छोटा क्वेश्चन आता है जो वो ये है कि आखिरकार क्यों मैं भी तो मैटर हूँ, मेरा वेव तो दिख नहीं रहा है, हमेशा मास दिखता है, ऐसा क्यों? मास इसलिए दिखता है यानी कि हमारा कर्ण रूप इसलिए दिखता है क्योंकि हमारा मास बहुत बड़ा है और मास के कंपैरिजन में वेव बहुत छोटी है। अब अगर वेव और मास बहुत बड़ा है तो mv जो है mu है ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, इतना बड़ा नंबर है ये कि लैम्डा बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण बताती हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0.1 kg द्रव्यमान और 10 मीटर पर सेकेंड गति है। ठीक है, तो आपको बताना है इसका तारंग दैर्घ्य क्या होगा। अभी डी ब्रॉगली इक्वेशन करिए, एज इट इज डाल दो, आंसर आ जाएगा एज इट इज, बस ये डालना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट उदाहरण है, एक इलेक्ट्रॉनिक का सामान है जिसका द्रव्यमान दिया हुआ है, यदि इसकी गतिज ऊर्जा इतनी है तो इसका तरंग दैर्घ्य कितना होगा। फिर से बस आपको उसको डालना है, इसको क्या है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, 12mv²। ठीक है, आपको इन्होंने क्या दिया, आपको इन्होंने मास भी दिया है और आपको इन्होंने एनर्जी भी दी है, आपको सिर्फ इसका v² निकालना है। ठीक है, v² आ गया। अब आपको यही v² इसका अभी जो डी ब्रॉगली इक्वेशन हमने पढ़ी है उसमें डाल देना है और उसको कैलकुलेट करना है। फिर हम आगे आ रहे हैं हाइड्रोजन का हाइजेनबर्ग का अनिश्चित सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें ये पता चलता है कि जो ट्रैजेक्टरी होती है, एक पथ होता है जिस पे इलेक्ट्रॉन चल रहा है, हम कभी नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ पर है और एग्जैक्टली कहाँ है। क्यों नहीं बता सकते ये चीज़, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन का सिद्धांत कि किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और उसके सही वेग का निश्चित निवारण करना एक साथ असंभव है। क्यों है ये असंभव, अभी बात करते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिए, डेल्टा x है
उसका उसकी जो वेग है, उसकी जो स्थिति है, उसकी जो स्थिति जहाँ पे है वो, उसको हम डेल्टा एक्स बोलते हैं। और डेल्टा पी एक्स है अनिश्चितता उसके वेग में, मतलब उसकी उस डेल्टा एक्स में निश्चितता और डेल्टा वी में अनिश्चितता। इसको फिर हम फॉर्मूले में वेग का भी फॉर्मूला डालते हैं, तो हमारे पास इसका एक और फॉर्मूला आता है। इससे हमें ये पता चलता है कि डेल्टा एक्स यानी कि उसकी पोजीशन और डेल्टा वी एक्स यानी कि उसकी गति कभी हम बता ही नहीं सकते हैं दोनों चीज़ें एक ही समय पे। अगर हम दोनों चीज़ें एक समय पे नहीं बता सकते, दोनों चीज़ें अनिश्चित है एक समय पे, तो हम कैसे बता सकेंगे कि इलेक्ट्रॉन का है। हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की कहीं होने की संभावना बता सकते हैं, हम ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन आखिर में है कहाँ। ठीक है, उसके बाद जब हम इसमें बात करते हैं तो हमने यहाँ पे इसमें ये इक्वेशन में भी डाला है इस सेम चीज़ को, और हमने इसमें और समझाया है कि कैसे फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराने पर उसमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनिश्चित सिद्धांत का महत्व। यही महत्व है कि इससे हमें पता चल गया कि कभी भी दोनों चीज़ें नहीं आ सकती। अब दोनों चीज़ें क्यों नहीं आ सकती, अगर मैं उसकी बात करूँ, मान लीजिए कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और मैंने पता लगा लिया किसी तरीके से तो कि वो यहाँ पे है, पर जितने में मैंने ये पता लगाया उसकी एक स्पीड है, तो वो स्पीड से यहाँ चले गया। ठीक है, और ये स्पीड हमें पता नहीं चली, कैसे पता चलेगी ना स्पीड। अब सिमिलरली मान लीजिए मैंने स्पीड पता लगा ली भाई कि इलेक्ट्रॉन ना ऐसे घूम रहा है, इस स्पीड पे घूम रहा है, एक्स स्पीड पे। अब स्पीड तो पता लग गई, बट वो अभी इधर है ये नहीं मैं बता सकती। तो एक समय पे दोनों चीज़ें बताना एकदम अनिश्चित है, और ये जब आ गया तो इससे साइंटिस्टों ने ढूंढना भी छोड़ ही दिया कि क्यों ये अनिश्चित है, क्योंकि जब स्थिति एवं वेग एक बार में निर्धारित ही नहीं कर सकते तो हम उसकी योजना, उसको ढूंढना हम छोड़ देते हैं। अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं, और हमने एक बहुत छोटा एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे कि क्यों हाइजेनबर्ग अनिश्चित सिद्धांत का प्रभाव केवल सूक्ष्म पिंडों की गति के लिए है, यानी कि सूक्ष्म पिंड मतलब माइक्रो पार्टिकल्स, छोटी छोटी चीज़ों की गति के लिए। स्थूल पिंडों यानी कि मैक्रो पार्टिकल्स के लिए इस पर कोई प्रभाव नहीं आता है। क्यों? मान लीजिए आपके पास एक चीज़ है, एक आइटम है जिसका बहुत ज़्यादा वेट है, 10⁻⁻6 kg। ठीक है, इतना वेट है इसका। अब अगर इसको मैं इस इक्वेशन में डालती हूँ ना, तो जो एरर है, जो डेल्टा वी डॉट डेल्टा एक्स है, जो एरर, जो अनिश्चितता है, वो इतनी छोटी है, 0.0000000। कहाँ दिखेगी, कहाँ होगी अनिश्चितता, है ही नहीं। इसीलिए ये सिर्फ छोटे छोटे चीज़ों के लिए नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों के लिए ही है, बड़े उनके लिए नहीं है। अब यहीं पे एक एग्जाम्पल ले लें, 10⁻, यहीं पे एक एग्जाम्पल अगर हम ले लें किसी चीज़ का जिसका डेल्टा वी एक्स है बहुत ही ज़्यादा स्थूल यानी कि कम, जैसे यहाँ हो गया 9.11 × 10⁻31, इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया है। अब इलेक्ट्रॉन का जब हम उदाहरण लेते हैं और उसको हम हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल में डालते हैं, तो जो एरर है ना बच्चों, वो इतना आ रहा है। अब ये तो बहुत सारा एरर है यार, ये इतना एरर इग्नोर नहीं कर सकते। इतना एरर कहाँ इग्नोर करोगे, इट इज़ लाइक 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर दूर का आ रहा है आंसर, तो अनिश्चितता दिख रही है। तो अब हम इसका एक उदाहरण लेंगे। उदाहरण में लिखा है, एक सूक्ष्मदर्शी उपयुक्त फोटोन का उपयोग करके किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को 0.1 एंगस्ट्रॉम दूरी पे अंतर्गत करा गया है। उसकी स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त होता है। इसके वेग मापने में कितनी अनिश्चितता आएगी, हमें ये बतानी है। सिंपली हाइजेनबर्ग में आपको सिर्फ सब दिया हुआ है, सब कुछ आपको सिर्फ डालना है। वही मैं कह रही हूँ, ये बहुत बहुत आसान न्यूमेरिकल्स है, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद रखने हैं और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अगले उदाहरण पे। एक गोल्फ की गेंद का द्रव्यमान है 40 ग्राम तथा उसकी गति है 45 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, आपको उसका मास दे दिया है, आपको उसकी गति भी दे दी है। अगर गति 2% यथार्थता पे है, ठीक है, 2% यथार्थता है गति में, तो मतलब असली में क्या है, गति की जो अनिश्चितता है वो आ गई, ये रही डेल्टा वी आ गया। तो आपको बताना है अनिश्चितता उसकी स्थिति में अनिश्चितता, फिर से फॉर्मूले में डालेंगे सब कुछ, डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बोहर मॉडल की विफलता का कारण। बोहर मॉडल आखिर क्यों फेल हो गया?
बोर मॉडल इसलिए फेल हो गया क्योंकि अब इसमें हमने सारी बातें तो कर ली, बट वही है कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें रह गई। और हाइजेनबर्ग जो प्रिंसिपल है, बोर ने तो कह दिया था, बोर ने बोल दिया कि आपके पास ये रहा आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये रहा आपका तीव्रता भी आपको पता चल रही है, सब आपको पता चल रहा है, पर हाइजेनबर्ग ने बोल दिया कि ये संभव ही नहीं है। अगर ये चीज़ संभव ही नहीं है तो बोर बता कैसे रहा है। इसके बाद बच्चों अब हम बात करेंगे परमाणु पर जो क्वांटम यंत्रिकीय मॉडल बनाया गया है। ये आज का सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल है जो अभी भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। और ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि द्रव्य, बेसिकली जो द्रव्य है उसको दोहरे व्यवहार यानी कि वही कण और तरंग के रूप में जो देखने वाला पढ़ाई होती है, जो विकसित विज्ञान है, उसे हम क्वांटम यात्रिका कहते हैं, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स हमने उसको नाम दिया है। क्वांटम यात्रिका एक सैद्धांतिक विज्ञान है जिसमें उन अति सूक्ष्म वस्तुओं, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स की गतियों का अध्ययन किया जाता है जो तरंग और कण दोनों के गुण दर्शाती हैं। यह ऐसी वस्तुएं हैं जो इन नियमों से निश्चित की जाती हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों से निश्चित की जाती हैं। इनमें सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो 1926 में हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर ने मिलकर काम किया, अलग अलग जगहों पे उन्होंने काम किया, बट मिलकर एक मॉडल बनाया। क्वांटम यंत्रिका का जो मूल है, जो समीकरण है, वो श्रोडिंगर द्वारा ही किया गया था। कैसे? श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी थी जिससे हम संभावना और बहुत जटिल तरीके से हम एक क्या कहते हैं परमाणु का एड्रेस, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम एड्रेस ढूंढेंगे, हम वो पहचान लेते हैं। ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन यानी कि जो श्रोडिंगर समीकरण है, इसको हम कहते हैं H psi इज इक्वल टू E psi, जहाँ पे H एक कांस्टेंट, एक ऑपरेटर है जिसे हैमिल्टोनियन कहते हैं। और जो श्रोडिंगर ने बताया कि जब हम इस इक्वेशन में बात करेंगे तो हम बात करते हैं कुल ऊर्जा के बारे में, टोटल ऊर्जा के बारे में, जो व्यंजक है और जिसका संकारण ऐसे लिखा जाता है E के रूप में, ठीक है। और जो साई का मान है वो प्राप्त होता है, साई ही संभावना है, एक इलेक्ट्रॉन को किसी जगह पे मिलने की संभावना को ही साई कहते हैं। सो बच्चों, ये था पार्ट 1। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। एक बार प्रैक्टिस करना और इसके आगे का हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में।